चलो आगे चलते हैं। ये सर्कुलर का आई थिंक 5th लेक्चर है, तो पेज नंबर 1 सर्कुलर का 5th लेक्चर। ठीक है, तो ये 5th है और सर्कुलर काइनेमेटिक्स में आपका मैक्सिमम एक लेक्चर और हो जाएगा, तो टोटल 2 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक, अब टॉपिक है एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। भाई अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही है तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है ना, उसका मैग्नीट्यूड ही बदले। भाई अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो केवल डायरेक्शन बदल रही है, अगर बढ़ती हुई स्पीड से चल रही है या चेंजिंग स्पीड चल रही है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहे हैं। तो अगर चीज़ें बदल रही हैं तो एक्सेलरेशन होगी। अब बात एक्सेलरेशन कितनी होगी ये हमको देखना है ना, तो ठीक है, लेट्स सी। ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। मान लो किसी टाइम पे बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर है अपने पास, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी स्पीड मान लो v है, ठीक है। हम लोग दो डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। एक डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं ई टी टेंजेंशियल, और एक डिफाइन करते हैं ई आर, इसको बोलते हैं रेडियल, ठीक है। तो ई टी जो है हमने डिफाइन करा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, और ये जो है ये अलोंग वेलोसिटी, और ई आर जो हमने किया वो हम बोल रहे हैं रेडियल यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स सेंटर। ये हमने सेंटर की तरफ डिराइव कर दिया। जनरली रेडियल आउटवर्ड्स होता है, लेकिन हमने सेंटर की तरफ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला काम इन दोनों यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तभी सोचो, मान लो किसी टाइम पे इसका एंगल थीटा था, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये फिर थीटा होगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो हम इन दोनों यूनिट वेक्टर का आई कैप जे कैप में वैल्यू लिखते हैं। अब देखना, समझना इस चीज़ को, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ठीक है। तो ई आर जो होगा, जो रेडियल यूनिट वेक्टर वो कितना होगा, वो होगा वो 1 इधर है, तो इधर 1 कॉस थीटा, इधर 1 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा इधर कॉम्पोनेंट, 1 साइन थीटा इधर। 1 कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, माइनस आई कैप, तो माइनस कॉस थीटा आई, और 1 साइन थीटा के साथ जे कैप, माइनस साइन थीटा जे। अब टेंजेंशियल की बात करते हैं। टेंजेंशियल क्या होगा, टेंजेंशियल आपके पास होगा 1 कॉस थीटा इधर, 1 साइन थीटा इधर, तो 1 साइन थीटा के साथ माइनस आई, और 1 कॉस थीटा के साथ प्लस जे, ठीक है। ये थोड़ा नीचे हो गया, फिर देख लो, मैं फिर लिख देता हूँ। भाई टेंजेंशियल ये है ना, टेंजेंशियल का इधर कॉस इधर साइन, तो कॉस इधर और साइन इधर, तो साइन इधर माइनस आई के साथ, कॉस इधर प्लस जे के साथ, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर हो गया। अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो होगा उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन है ई टी कैप, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ स्पीड इंटू ई टी कैप, ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, ठीक है। अब दोनों बदल रहा है, मान लो स्पीड भी बदल रहा है, बदल तो कुछ भी सकता है, डायरेक्शन तो बदलेगी ही, है ना। स्पीड भी बदल सकती है, नहीं बदल सकती। तो ये दोनों अगर वेरिएबल हैं तो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, अगर दो वेरिएबल हों तो पहले एक को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन के दो भाग आते हैं, तो बात है डी ई टी कैप बाई डी टी और डी वी बाई डी टी, है ना। डी यू बाई डी टी जो होता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। अब होता क्या है कि एक्सेलरेशन के हम दो भाग करते हैं, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। इस भाग को बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। क्यों बोलते हैं मैं समझा दे रहा हूँ। अब ए आर क्या होता है भाई, देख लो, है ना। इस भाग को ए आर बोलते हैं, इस भाग को ए टी बोलते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो, तो मैंने क्या कहा था कि ए होता है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, हो जाएगा डी वी ई टी कैप बाई डी टी प्लस ई टी कैप डी बाई डी टी, ठीक है, सही। अब क्या होता है मेरे पास,
ये हो गया मेरे पास। तो मैंने कहा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल। अब दोनों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इनके नाम देख लेते हैं। इसको रेडियल, सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्यों, मैं समझा देता हूँ। इसको टेंजेंशियल, या कई बार मैंने इसका नाम लीनियर एक्सेलरेशन भी देखा है, रेयरली इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब इन दोनों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ए टी का काम सिंपल है, ए टी है डी बाई डी टी इंटू ई टी कैप, ठीक है। तो ये जो होता है वो ए टी का मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है ना, और ये तो डायरेक्शन है नॉर्मली, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मॉडुलस में डाल देता हूँ, एंड डायरेक्शन is parallel to ET cap or velocity if speed increases and direction is anti-parallel to velocity or ET cap if speed डिक्रीजेस। अब इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। देखो, ई टी क्या है, डी बाई डी टी इंटू ई टी कैप, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हो क्या रहा है कि बॉडी यहाँ पर है, ठीक है। अब इधर ही वेलोसिटी है, ये ई टी कैप की डायरेक्शन, ठीक है। अब हुआ क्या, अब ये सोचो कि भाई देखो, जैसे मान लो कि स्पीड बढ़ रही है, मान लो ये +4 ई टी कैप, मतलब 4 ई टी कैप, मतलब ई टी कैप की डायरेक्शन में 4 हो गया। अब मान लो स्पीड घट रही है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये वैल्यू अगर -4 है तो ये हो गया -4 ई टी कैप। -4 ई टी कैप का मतलब क्या हो बच्चों, कि जैसे मान लो -4 नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, 4 साउथ, तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ई टी कैप की जगह उल्टी होगी। समझ रहे बात, सही है, समझ रहे बात। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो ई टी कैप के पैरेलल है, और स्पीड अगर घट रही है तो ई टी कैप को एंटी पैरेलल है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सपोज़ कि ये कोई बॉडी चल रही है, मान लो कोई बॉडी, मान लो किसी भी टाइम यहाँ पर है, ठीक है, और इधर चल रही है, ठीक है, ठीक है। तो अगर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर है, कब, अगर स्पीड बढ़ रही है तो, है ना। और अगर स्पीड घट रही है तो ई टी कैप इसके उल्टा हो जाएगा, सही है। क्योंकि फिर बात है डी बाई डी टी ई टी कैप है, तो डी बाई डी टी पॉजिटिव है, मान लो 4 है तो 4 ई टी कैप, मतलब ई टी कैप की डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में। और अगर स्पीड घट रही है तो -4 ई टी कैप, मतलब ई टी कैप के उल्टा चल, ठीक है। ये हो गया। अब जो फफूंद की चीज़ है वो कौन सी है, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन थी आपके पास वी डी ई टी बाई डी टी, यही थी ना। मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये चीज़ थी, एक बार हमने वी बाहर निकाला, एक बार ई टी कैप बाहर निकाला, ठीक है। अब हुआ क्या कि ई टी कैप को डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करें। तो हमारे पास ई टी कैप है कितना, ई टी कैप हमने निकाला था, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ई टी कैप की वैल्यू थी मेरे पास कितनी थी, -sin θ i + cos θ j। ई टी कैप वॉज -sin θ i + cos θ j। फिर देख लो -sin θ i + cos θ j, ठीक है। ये थीटा का फंक्शन है। अगर हम इसको डी ई टी कैप बाई डी थीटा निकालते हैं पहले, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा का -sin थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये डी ई टी कैप बाई डी थीटा जो है, डी ई टी कैप बाई डी थीटा था -cos θ i -sin θ j, बेसिकली रेडियल एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, नहीं। लेकिन हमको क्या निकालना है, डी ई टी कैप बाई डी टी, तो वो कैसे निकालें।
तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं वी डी ई टी कैप बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, लिख सकते हैं। अब ये हो गया मेरे पास रेडियल बराबर स्पीड, डी टी कैप बाई डी टी क्या होगा ई आर कैप, और डी थीटा बाई डी टी बेसिकली क्या होता है ओमेगा रेट ऑफ एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा वी ई आर कैप। ठीक है, अब देखो तो ये जो चीज़ आ गई ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये होगी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, पूरी डायरेक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज ये सर्कल है, ठीक है, और कोई चीज़ यहाँ पर है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ई आर कैप है। ई आर कैप ने सेंटर की तरफ मारा था तो वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए आर का वो होगा आपके पास ओमेगा वी। ठीक है, ओमेगा वी, तो वी कितना होता है आर ओमेगा होता है, तो या तो इसका आप ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो, या वी आर ओमेगा होता है तो ओमेगा वी बाय आर होता है, तो वी बाय आर इंटू वी, या तो वी स्क्वायर बाय आर लिख दो। तो ए आर की बेसिकली 3 वैल्यूज चलती हैं, एक तो चलती है ओमेगा वी, एक ओमेगा स्क्वायर आर और एक वी स्क्वायर बार। ठीक है, तो 3 वैल्यू ओमेगा की है ना, रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा वी ओमेगा स्क्वायर और वी स्क्वायर बार। ठीक है ना, तो रेडियल एक्सेलरेशन का भी काम खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब हुआ क्या कि ये सर्कल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लो इधर है, रेडियल इधर है, मान लो वेलोसिटी इधर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्पीड बढ़ेगी तो टेंजेंशियल इधर होगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। अब टोटल एक्सेलरेशन इन दोनों का वेक्टर सम होगा, तो ये टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन हो जाता है ए टी प्लस ए आर, और क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा नेट एक्सेलरेशन का क्या होगा ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, दूसरी बात, मान लो कोई आपसे पूछे कि आपके पास सपोज यहाँ पर मान लो ए टी इधर है, ए आर इधर है, ये नेट एक्सेलरेशन है। ठीक है, मान लो कि ए नेट का एंगल ए आर से मान लो अल्फ़ा है, ए टी से बीटा है, तो जो टेन अल्फ़ा होगा आपके पास, जो ए आर से एंगल होगा वो होगा आपके पास ए टी बाई आर, और जो टेन बीटा होगा मतलब ए टी से एंगल वो हो जाएगा ये बाई, तो ये क्या है ये ए आर ही है, तो ए आर बाई ए टी। ठीक है, तो ये कुल मिला के सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं इस पर। ठीक है, लेट्स डू मैनी क्वेश्चंस ऑन इट। ठीक, तो चलो भैया हम क्वेश्चन करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट आर डायरेक्शंस ऑफ ओमेगा अल्फ़ा ए टी ए आर ए नेट। ठीक है, आपको डायरेक्शन बताना है और किसी टाइम पे बॉडी की मान लो यहाँ पर है, ठीक है, और स्पीड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, अब स्पीड बढ़ रही है तो हम देखते हैं, तो वो ऐसे है तो इसका मतलब ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो एक्चुअली ओमेगा जो होगा वो कहाँ होगा, राइट हैंड से देखते हैं तो ओमेगा कहाँ हो जाएगा अंदर की तरफ। ठीक है, अब ध्यान रखना v बराबर आर ओमेगा होता है, तो अगर ओमेगा बढ़ेगा, अगर v बढ़ेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, तो ओमेगा बढ़ रहा है तो अल्फ़ा उसको सपोर्ट करेगा, तो अल्फ़ा सपोर्ट्स ओमेगा, तो अल्फ़ा भी कहाँ हो जाएगा अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अब स्पीड बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है आपके पास जो ए टी होगा, ए टी कहाँ हो जाएगा बच्चों, ए टी आपका हो जाएगा इधर की तरफ ही, ए आर कहाँ हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ए नेट हो जाएगा इधर की तरफ, तो यार इधर ए टी इधर ए नेट इधर, काम खत्म। एक और केस ले लेते हैं, मान लो केस ऐसा है मेरे पास कि आपके पास सपोज मान लो इस केस में ऐसा करते हैं कि एक बॉडी सपोज इधर जा रहा है, किसी टाइम स्पीड कम हो रही है। अब स्पीड कम हो ज़्यादा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ओमेगा तो चल तो ऐसे ही रहा है, वो चल ऐसे रहा है तो इसका तो ओमेगा कहाँ हो गया बाहर की तरफ, स्पीड कम होगी तो ओमेगा भी कम होगा, तो अल्फ़ा जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि उसको स्पीड को घटाना। ठीक है, अब स्पीड घट रही है तो ए टी इधर हो जाएगा, ए आर इधर हो जाएगा,
ए नेट इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने सारी चीज़ें लिख दी। अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पेज नंबर 6 में पेज नंबर 5। मान लो क्वेश्चन है कि थीटा टी क्यूब है, नहीं ये भी छोड़ो। क्वेश्चन ये है कि ये पेंडुलम का हाईएस्ट पॉइंट है, किसी टाइम पे पेंडुलम यहाँ पर है। अब ये बताने का किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो रफ डायरेक्शन ऑफ ए नेट, आपको ए नेट की रफ डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो ठीक है, हम कुछ डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको बतानी है कि इसकी रफ डायरेक्शन कहाँ होगा, और आंसर ये भी हो सकता है कि, है ना। और एक नोवा आंसर भी है, कांट बी टोल्ड बिकॉज वी की डायरेक्शन नहीं पता। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हमें नहीं पता वेलोसिटी कहाँ है, इसलिए हम डायरेक्शन नहीं बता सकते। लेट्स सी व्हाट कैन बी डन, ठीक है। तो देखा भाई, देखते हैं, चलो। अब देखो यहाँ पे सोचने की बात यह है कि वो किधर भी जाए रेडियल तो इधर ही होगा, कहीं भी जाए फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात है टेंजेंशियल की, अब समझना मेरी बात, समझना। अगर ऊपर जाएगा तो स्पीड कम होगी, रुक जाता है, और नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी। अब सोचने की बात यह है कि ऊपर जा रहा है स्पीड कम हो रही है तो टेंजेंशियल नीचे होगा, और नीचे आ रहा है स्पीड बढ़ रहा है तो भी टेंजेंशियल नीचे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में टेंजेंशियल इज लेफ्ट, टेंजेंशियल लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी यहाँ पर होगी, ऊपर जाएगा तो स्पीड घटाने के लिए, तो ऊपर जाने में स्पीड कम करने के लिए, नीचे आने में स्पीड बढ़ाने के, दोनों तरीके से ए टी इधर आ गया, ए टी इधर, ए आर इधर, तो नेट एक्सेलरेशन इधर हो गया, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, तो आंसर क्या हो गया आपके पास, आंसर आपके पास है इधर, तो ये 4 है, तो आंसर इज 4, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब मान लो अगला क्वेश्चन है कि सपोज थीटा बराबर टी क्यूब है, ठीक। क्वेश्चन है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए आर एट टी बराबर 1 सेकेंड, कैसे करें। तो देखो भाई, मुझे पता है कि ए नेट और ए आर, मान लो बॉडी कभी यहाँ है, तो मान लो ए टी यहाँ है, मान लो ए आर यहाँ है, तो ए नेट आपके पास जाएगा इधर। मान लो ये एंगल पूछा है, तो टेन थीटा कितना होगा आपके पास, ए टी बाई आर। देखो ध्यान रखना, जिससे एंगल चाहिए वो नीचे आएगा, है ना। ये एंगल हो जाएगा इससे, ऐसे ही अगर एंगल इससे चाहिए होगा ए टी से, तो ए आर बाई टी होगा, ठीक है ना। तो नीचे वाले से एंगल होता है। अब ए टी होता कितना है, तो अब एक छोटी चर्चा हो रही है कि ए टी जो होता है वो होता है डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब ध्यान रखना, वी आर ओमेगा होता है, रेडियस तो कांस्टेंट होता है सर्कुलर मोशन में, तो आर डी ओमेगा बाई डी टी, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। तो ध्यान रखना, ए टी की मैंने 2 वैल्यू बता दी, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और दूसरा आर अल्फा, दोनों वैल्यू ए टी की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थीटा दे रखा है, ठीक है, और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बार। तो हमको निकालना है टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है, ए टी बाय ए आर। ए टी को लिख देते हैं आर अल्फ़ा, और रेडियल को लिख देते हैं ओमेगा स्क्वायर आर से आर कट गया, अल्फ़ा बाय ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी हम निकाल सकते हैं कैसे, थीटा टी क्यूब है, ठीक है। एक छोटी सी गलती कर रहा हूँ मैं, ये थीटा नहीं नाम देना चाहिए, क्योंकि ये थीटा अलग है, लेकिन चलो कोई नहीं, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। नहीं समझ रहे, थीटा डैश बोल दो भाई, थीटा डैश, ठीक है ना। यहाँ मैंने थीटा डैश कर दिया, यहाँ भी थीटा डैश कर दिया, ऐसे ही मैं यहाँ भी थीटा डैश कर देता हूँ, ठीक है। तो थीटा बराबर टी क्यू,
ठीक। और थीटा टी क्यूब हो गया तो ओमेगा हो गया डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या हो गया 3t², और अल्फ़ा हो गया डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी कितना हो गया तेरे पास 60। ठीक है, तो टेन थीटा डैश जो हो जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड एंगल वो हो जाएगा अल्फ़ा बाय ओमेगा स्क्वायर। अल्फ़ा कितना है आपके पास 60 और ओमेगा कितना है आपके पास 3t²। इसका भी स्क्वायर करना है, लेकिन कितने सेकंड पे, t बराबर 1 पे। t बराबर 1 पे काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे t गायब होगा तो 6/3² तो 6/9, 6/9 मतलब 2/3, तो आंसर इज 2/3। काम खत्म। तो टेन थीटा डैश बराबर 2/3 या फिर थीटा डैश बराबर टेन इनवर्स 2/3। ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे हम लोग क्या करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि अल्फ़ा 3t² है, ठीक है, एंड बॉडी इज एट रेस्ट एट t बराबर 0। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे t बराबर 0 पे। ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए टी एट टी बराबर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इसलिए देना हो कि टी का ज़्यादा लफड़ाना पड़े, और कोई बात नहीं। चलो भाई, अब एंगल किसके बीच फाइंड करना है, ए नेट और ए टी। तो ए टी से एंगल फाइंड करना है, तो जो भी मेरा एंगल होगा मैं उसको अल्फ़ा बोल देता हूँ, ये हो जाएगा ए आर बाई टी। जिससे एंगल निकालो नीचे कर लो, ठीक है ना, नीचे वाले से एंगल होता है हमेशा। रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर और ए टी होता है आर अल्फ़ा, दोनों आर सेम ही होंगे, तो ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा मुझे दे रखा है, ओमेगा निकालना है, कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा 3t², इसको लिख दो डी ओमेगा बाई डी टी। तो यहाँ से डी ओमेगा कितना हो गया, डी ओमेगा हो गया आपके पास 3t² डी टी। इंटीग्रेट कर दिया, टी 0 पे ओमेगा 0 दे रखा है, क्यों, मैंने बोल रखा है एंड बॉडी इज एट रेस्ट एट टी बराबर 0। टी बराबर 0 बॉडी रुकी पड़ी, किसी टाइम टी पे ओमेगा ओमेगा है, डी ओमेगा का ओमेगा 3t² का टी क्यूब, यहाँ से आ गया ओमेगा बराबर टी क्यूब। ठीक है, 1 सेकंड में बात करोगे तो ओमेगा ओमेगा है, और अल्फ़ा जो 3t² है वो 1 सेकंड में 3 है, तो 10 अल्फ़ा कितना है, 10 अल्फ़ा है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। फिर गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि अब अल्फ़ा सेम हो गया, क्या करूँ भाई, नए साइन ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। ठीक है, सही। तो 10 फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 फाई है ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। ओमेगा स्क्वायर हो गया आपके पास 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा हो गया आपके पास, सॉरी दिस इज़ 3, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 1/3, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया। अब हम 2 सवाल और करते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल है कि अब यहाँ पर दे रखी स्पीड, स्पीड है आपके पास मान लो 40, ठीक है, और रेडियस भी दे रखा है 2 मीटर। क्वेश्चन क्या रखा है कि फाइंड एंगल बिटवीन एंगल भी छोड़ो, फाइंड ए नेट, ठीक है, फाइंड ए नेट एट टी बराबर 1 सेकेंड। अब देखो भाई, उसमें कुछ करना है नहीं यार, देखो अगर आपको 80 से एंगल निकालना है तो tan थीटा बराबर ए आर बाई 80, अगर ए आर से निकालना है tan थीटा बराबर 80 बाई आर। अब ए नेट में, ए नेट क्या होता है 80² प्लस ए आर स्क्वायर, तो दोनों निकल लिए, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। तो लेट्स से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ सीधा फॉर्मूला लगेगा कि आपके पास जो ये होता है ए टी, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डी बाई डी टी। किस्मत से 4 आ गया, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। अब रेडियल कितना होता है ओमेगा स्क्वायर आर, नहीं तो रेडियल या वी स्क्वायर बार होता है, तो वी कितना आपके पास 4t का स्क्वायर डिवाइड बार कितना है 2, टी बराबर कितना है 1 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कितना हो गया 8 हो गया। अब नेट एक्सेलेरेशन कितना होता है आपको याद होगा, नेट एक्सेलेरेशन होता है दोनों का सम, तो AT² प्लस AR², तो AT² हो गया 4², AR² हो गया आपके पास 8²। ठीक है, तो 4² और AR² हो गया 8², तो ये आपके पास हो गया, आई डोंट नो कितना हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से 4√5 आ जाना चाहिए। ठीक है, सही है, क्योंकि 4² कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1² आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, तो 1² पर 2² 5, 4 बाहर आ गए, तो इनट आपके पास आ गया, काम खत्म। और क्वेश्चन देखते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आखिरी क्वेश्चन है पेज नंबर 9, और मान लो क्वेश्चन ये है कि स्पीड इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये स्पीड की इंक्रीज का रेट है, एंड एंगल बिटवीन ए नेट एंड ए टी इज 37 डिग्री, देन व्हाट इज स्पीड इफ रेडियस बराबर 2 मीटर। स्पीड बतानी है अगर रेडियस 2 मीटर है। करेंगे, सिंपल है। देखो आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो। भाई किसी भी टाइम पे दो एक्सेलेरेशन होंगे, ए टी और ए आर। यहाँ पे ए नेट हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास ए नेट और ए टी के बीच में जो एंगल है वो ये है 37 डिग्री, ठीक है। तो मेरे से पूछ रखा व्हाट इज स्पीड, ठीक है। अब स्पीड इंक्रीजेस तो ए टी क्या होता है, ए टी 6 ही है ना, क्योंकि भाई ए टी होता ही क्या है, ए टी का मैग्नीट्यूड था डी बाई डी टी, तो उसका मैग्नीट्यूड 6 हो गया। अब 1037 किससे एंगल है ये, ए टी से, तो ए आर बाई ए टी होगा। जैसे आप देख भी सकते हो सामने वाला भाई ये वाला सामने ए आर है, ठीक है। तो 1037 होता है आपके पास 3/4, तो ए आर बाय ए टी, ए टी 6 बराबर 3/4, ए आर कितना हो गया 6 3 18/4, 18/4 इज 9/2, और ये होता है वी स्क्वायर बार। अब आर कितना आपके पास खुद 2 है, तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब स्पीड कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। काम खत्म। तो दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दो छोटी सी चीज़ और पढ़ेंगे, ठीक है, और लगभग 20-25 मिनट का एक लेक्चर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सर्कुलर डायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर डायनेमिक्स जो होता है वो रिलेटिवली इससे छोटा होता है काइनेमेटिक्स से, ठीक है। तो आई डोंट नो कितना लेक्चर लगेंगे, क्योंकि ये इस पर भी डिपेंड करता है लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी। सो राइट नाउ दिस पार्ट इज़ ओवर। ओके बच्चों, टेक केयर। अच्छा, इस पे असाइनमेंट तो ठीक है, मैं इसमें कोई असाइनमेंट दूंगा, मैं अगले वाले में इकट्ठे असाइनमेंट दे दूंगा दोनों की।